नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे टेबल पर है 10वीं कक्षा की ज्यामिति की किताब का वो चैप्टर जिसका नाम सुनते ही कईयों के पसीने छूट जाते हैं। अध्याय 6 त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, नाम में ही थोड़ा वजन है। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो 2026 की महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हमें इस चैप्टर के दो सबसे कह सकते हैं मुश्किल प्रैक्टिस सेट भेजे हैं, 6.1 और 6.2। तो आज हमारा मिशन साफ है, इन दोनों एक्सरसाइजेस को पूरी तरह से समझना और ये पता लगाना कि बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे जरूरी क्या है। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले तो ये डर दिमाग से निकालना होगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक गेम की तरह है, सच में। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिस सेट 6.1 उस गेम के नियम सीखने जैसा है और प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम उन नियमों का इस्तेमाल करके असली दुनिया की पहेलियां सुलझाते हैं। अगर नियम ठीक से पता हो तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग बन सकता है। ठीक है, तो फिर गेम के नियमों से ही शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1। पहले 5 सवाल तो बड़े सीधे साधे दिखते हैं। आपको एक त्रिकोणमितीय रेशो दिया है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 725 और बाकी के कॉस थीटा और टेन थीटा निकालने हैं। ये तो वार्म अप जैसा लगता है। ये वार्म अप ही है, लेकिन सबसे जरूरी वार्म अप ये पहले 5 सवाल 3 बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मूलों पर टिके हैं, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या आइडेंटिटीज कहते हैं। ये इस पूरे चैप्टर की चाबियां हैं। ओके। पहली और सबसे जरूरी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये समझिए ट्रिग्नोमेट्री का शाहरुख खान है, हर जगह मौजूद। हाँ, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमारा किंग खान हो गया। बाकी दो कौन है? बाकी दो इसके करण अर्जुन समझ लीजिए। दूसरी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पर मजे की बात यह है कि ये दोनों भी पहली वाली आइडेंटिटी से निकली हैं। सच में? कैसे? अगर आप पहली आइडेंटिटी को मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से और फिर साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये दोनों आपको मिल जाएंगी। तो असल में एक ही मुख्य आइडेंटिटी है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब अगर हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 याद है तो हम बाकी दो तो बिल्कुल आप खुद बना सकते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। कमाल है। एग्जैक्टली। और यही इंसाइट है, रटना नहीं, समझना है। अब जैसे पहले सवाल में साइन थीटा इज इक्वल टू 725 दिया है, हम अपनी पहली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसमें साइन थीटा का मान डालेंगे तो 725 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ये बना 49,625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, फिर कॉस स्क्वायर थीटा होगा 149,625। सही, जो कि होता है 625 माइनस 49,625 यानी 576,625। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25 मिल जाएगा। समझ गया। और टेन थीटा तो साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो 725 को 24/25 से डिवाइड किया, मिला 724। बस 1 या 2 मार्क के लिए ऐसा एक सवाल पक्का आता है। सही है, मतलब ये 3 आइडेंटिटीज तो घोल कर पी जानी है। अच्छा, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिससे असल में सबकी हवा टाइट होती है। सवाल नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि यानी प्रूव दैट। इसमें पूरे 12 सवाल हैं और ये देखने में ही खतरनाक लगते हैं। खासकर वो तीसरा सवाल जिसमें वर्गमूल है, रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यह नवा सवाल जहां टैन थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल्स टू 2 दिया है। ये सीधे फॉर्मूले से तो नहीं होंगे। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। ये सवाल आपकी फॉर्मूला रटने की क्षमता नहीं बल्कि आपकी प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल को टेस्ट करते हैं। इन्हें हल करने का एक गोल्डन रूल है, हमेशा ज्यादा उलझे हुए या कॉम्प्लेक्स साइड से शुरू करो और उसे सरल बनाने की कोशिश करो। मतलब LHS या RHS में से जो ज्यादा बड़ा दिखे उसे उठा लो। बिल्कुल। और जब कुछ समझ ना आए तो दूसरा गोल्डन रूल है, हर चीज को साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल दो। टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। रुकिए, लेकिन हर चीज को साइन और कॉस में बदलने से कभी कभी एक्सप्रेशन और भी लंबा और डरावना नहीं लगने लगता? क्या ये ट्रिक हमेशा काम करती है? मतलब छात्रों को कैसे पता चलेगा कि वो सही रास्ते पर है या और उलझता जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ,
शुरू में एक्सप्रेशन लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपको एक कॉमन ग्राउंड पर ले आता है। फिर आप बीजगणित मतलब अलजेब्रा के सामान्य नियम लगा सकते हैं, जैसे भिन्न को जोड़ना वगैरह। हाँ, कॉमन फैक्टर निकालना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसे फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। उपप्रश्न 2 बहुत सरल है। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। यहाँ LHS ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमें सीधी आइडेंटिटी दिख रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। सही, तो LHS बन गया cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। और क्योंकि sec थीटा cos थीटा का उल्टा है, तो cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा और 1 बचेगा। हाँ, अरे हाँ, ये तो एक स्टेप में हो गया। लेकिन उस वर्गमूल वाले सवाल उप प्रश्न 3 का क्या करें? √1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा टैन थीटा। इसमें तो कोई सीधी आइडेंटिटी नहीं लग रही। हाँ, यही सबसे डरावना लगता है। इस सवाल में एक बहुत बड़ा सुराग छिपा है। जब भी आपको त्रिकोणमिति में किसी भिन्न मतलब फ्रैक्शन के ऊपर वर्गमूल दिखे, खासकर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा जैसे पद हो, तो 99% मामलों में एक ही तरीका काम करता है, परिमेयकरण। अच्छा, जैसे हम 9वीं कक्षा में करने के लिए करते थे, हर के संयुग्म मतलब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना। बिल्कुल वही। यहाँ हर है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका संयुग्म होगा 1 माइनस साइन थीटा। तो हम रूट के अंदर ही 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। एग्जैक्टली। अब देखिए क्या होता है। ऊपर अंश में 1 माइनस साइन थीटा बन गया 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके। और नीचे हर में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, जो कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से बन गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हमारी पहली आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बिंगो। तो अब हमारे पास है वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो वर्गमूल आसानी से हट जाएगा। हाँ, ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल। और अब हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि होता है और सीकेंट थीटा टेन थीटा। यही तुम्हारा RHS है। सिद्ध हो गया। यहाँ सबसे बड़ी गलती छात्र ये करते हैं कि वे परिमेयकरण के बारे में नहीं सोचते। वर्गमूल के अंदर भिन्न एक सिग्नल है, उसे पहचानना सीखना है। ये तो सच में एक शानदार ट्रिक है। तो 6.1 में हमने फॉर्मूलों से अपनी पहचान बना ली। ये तो ऐसा है जैसे हमने जिम में अपनी सारी मसल्स बना ली। हाँ, कह सकते हैं। अब देखते हैं कि इन मसल्स का इस्तेमाल करके हम असल दुनिया का कितना वजन उठा सकते हैं। यहीं से प्रैक्टिस सेट 6.2 की कहानी शुरू होती है ना। क्या बढ़िया तरीके से कहा है। बिल्कुल। प्रैक्टिस सेट 6.2 त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन पार्ट है। यहाँ हम कागजी गणित से बाहर निकलकर असल दुनिया की ऊंचाइयां और दूरियां नापते हैं। और इसमें वो 2 शब्द आते हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, यही दोनों। इसे सरल बनाते हैं। जब आप जमीन पर खड़े होकर ऊपर आसमान में पतंग को देखते हैं तो आपकी गर्दन ऊपर उठती है। ऊ से ऊपर, ऊ से उन्नयन, तो ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, ऊ से उन्नयन, ये याद रहेगा। और जब आप किसी बिल्डिंग की छत से नीचे सड़क पर किसी दोस्त को देखते हैं तो आपकी गर्दन नीचे झुकती है। नीचे देखने पर जो कोण बनता है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। ठीक है। इन सवालों को हल करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है सवाल पढ़कर सही डायग्राम या आकृति बनाना। अगर डायग्राम सही तो 50% सवाल वहीं खत्म। ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं। सवाल नंबर 2। एक लाइट हाउस है जो 90 मीटर ऊंचा है। उसके ऊपर से एक जहाज को देखा जा रहा है और अवनमन कोण 60 डिग्री है। हमें पता करना है कि जहाज लाइट हाउस से कितनी दूर है। बहुत अच्छा उदाहरण। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कीजिए। AB हमारा लाइट हाउस है, ऊंचाई 90 मीटर। C वो बिंदु है जहां जहाज है। अब जो व्यक्ति लाइट हाउस के ऊपर B पर है, उसकी आंखों की सीधी रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जमीन के समानांतर होगी। ठीक है। उस रेखा से नीचे जहाज की ओर देखने पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये है अवनमन कोण। लेकिन ये 60 डिग्री का कोण तो हमारे त्रिभुज ABC के बाहर बन रहा है। इसे त्रिभुज के अंदर कैसे लाएं? यहीं पर ज्यामिति का एक सरल नियम काम आता है।
वो क्षैतिज रेखा और समुद्र की सतह दोनों समानांतर है, पैरेलल है। हाँ। तो जो अवनमन कोण ऊपर बन रहा है वही कोण नीचे जहाज के पास मतलब बिंदु सी पर उन्नयन कोण के रूप में बनेगा। इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, ये तो बहुत काम की ट्रिक है। तो अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण में बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे त्रिभुज के अंदर एंगल एसीबी भी 60 डिग्री हो गया। अब हमारे पास कोण सी 60 डिग्री है, उसके सामने वाली भुजा AB 90 मीटर है और हमें उससे सटी हुई भुजा मतलब आधार AC निकालना है। तो अब हमें वो रेशियो चाहिए जो सामने वाली भुजा और सटी हुई भुजा को जोड़ता है, ऑपोजिट और एडजेसेंट। ये तो tan होता है। एकदम सही। तो हम लिखेंगे tan C इज इक्वल टू लंब आधार यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ABAC। और tan 60 का मान होता है √3। सही। तो समीकरण बनी √3 इज इक्वल टू 90 AC। यहाँ से AC इज इक्वल टू 90 √3 मीटर, जिसे हम 30 √3 मीटर में लिख सकते हैं। हाँ, और अगर √3 का मान 1.73 दिया है तो अंतिम उत्तर 51.9 मीटर आ जाएगा। शानदार। मतलब पूरा खेल बस 3 स्टेप का है। 1, सही डायग्राम बनाओ। 2, देखो क्या दिया है और क्या निकालना है। 3, सही रेशियो चुनो और मान रख दो। बस यही लॉजिक है। इसी लॉजिक पर शायद वो पेड़ टूटने वाला सवाल नंबर 5 भी होगा। वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लगता है। हाँ, वो एक क्लासिक सवाल है और बोर्ड्स का पसंदीदा भी। उसमें एक पेड़ तूफान से टूटकर गिरता है। मजेदार बात यह है कि जो हिस्सा टूटकर जमीन पर लगता है वो त्रिभुज का कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज बन जाता है। जो हिस्सा अभी भी खड़ा है वो लंब बन जाता है। अच्छा, तो उसमें हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालनी है, यानी खड़ा हुआ हिस्सा और टूटा हुआ हिस्सा दोनों की लंबाई को जोड़ना होगा। बिल्कुल सही पकड़े। उस सवाल में आपको शायद साइन और कॉस दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा। मान लीजिए आपको कोण और आधार की लंबाई दी है तो आप tan का इस्तेमाल करके खड़े हुए हिस्से की लंबाई निकालेंगे। फिर आप कॉस का इस्तेमाल करके टूटे हुए हिस्से यानी कर्ण की लंबाई निकालेंगे और आखिर में दोनों को जोड़ देंगे। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहती हूँ कि 6.2 में हर सवाल का डायग्राम कम से कम 2 बार बनाकर अभ्यास करना चाहिए। तो इस पूरी गहरी बातचीत को अगर हम 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए निचोड़ें तो एक छात्र को क्या मुख्य बातें अपनी चेकलिस्ट पर रखनी चाहिए? बहुत जरूरी सवाल। 2026 की परीक्षा के लिए मेरी 4 सूत्रीय रणनीति होगी। बताइए। नंबर 1, 3 मुख्य आइडेंटिटीज आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और इससे निकलने वाली बाकी 2। इन्हें सिर्फ याद न करें बल्कि इन्हें बदलना भी सीखें। हाँ, जैसे sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखना। 6 के 12 महारथी प्रैक्टिस सेट 6.1 के सिद्ध कीजिए वाले सभी 12 सवालों को समझकर हल करें। पहचानें कि किसमें परिमेयकरण लग रहा है, किसमें बीजगणित के फॉर्मूले। 3 या 4 मार्क का एक सवाल यहाँ से लगभग तय है। ये तो करना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, डायग्राम ही सब कुछ है। प्रैक्टिस सेट 6.2 के लिए सवाल पढ़ते ही पेंसिल से एक रफ लेकिन साफ डायग्राम बनाने की आदत डालें। उन्नयन और अवनमन कोण को सही जगह पर अंकित करें। सही डायग्राम पर भी अंक मिलते हैं। स्टेप मार्किंग सही है। और चौथा, मान याद रखें। साइन, कॉस और टैन के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। परीक्षा में इन्हें निकालने में समय बर्बाद नहीं करना है। ये तो एक बेहतरीन एक्शन प्लान है। अगर इन 4 बातों पर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म हो सकता है। डर खत्म ही नहीं होगा बल्कि ये आपका पसंदीदा चैप्टर बन सकता है। ये अभ्यास मांगता है और एक बार जब आप पैटर्न पहचानने लगते हैं तो ये एक पहेली सुलझाने जैसा मजेदार हो जाता है। तो ये थी हमारी त्रिकोणमिति पर एक गहरी और मजेदार चर्चा। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये चैप्टर सिर्फ परीक्षा में अंक लाने के लिए नहीं है। ये असल में आपको दुनिया देखने का एक नया चश्मा देता है। बिल्कुल। अगली बार जब आप किसी ऊंची इमारत को देखें या क्रिकेट मैच में गेंद को हवा में ऊंचा जाते हुए देखें तो बस एक पल के लिए सोचें, मैं यहां जमीन पर खड़ा होकर इसका कोण कैसे नाप सकता हूं और उस कोण से क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये चीज कितनी ऊंची या कितनी दूर होगी। शायद असली गणित यही है, जब वो किताब से निकलकर आपकी आंखों में और आपके सोचने के तरीके में बस जाए।